नमस्ते बच्चों। आज 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ्यपुस्तक से जो पहली कविता है, पहला पद्य है चांदनी रात, उस चांदनी रात का अध्ययन हम करने वाले हैं, जिसके रचनाकार है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी यह हिंदी साहित्य के एक खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। मैथिली शरण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तत्कालीन जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली का पूरा ब्यौरा वे अपनी रचनाओं में देते थे। साथ ही वे महिलाओं के बारे में या स्त्रियों के बारे में उनकी मानवीयता की, उनकी मानसिकता का चित्रण उनकी कविताओं में हमें देखा जाता है। आज हम उनकी एक कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है चांदनी रात। यह कविता एक खंड काव्य से ली गई है जिसका नाम है पंचवटी। अब खंड काव्य क्या होता है, तो देखिए, अनादिकाल से भारत की जो भूमि है, उस भारत की भूमि में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे रामायण हो, महाभारत हो। हम महाभारत का जिक्र कम करेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य रामायण पर होगा। और पंचवटी यह जो खंड काव्य है वह रामायण पर भगवान श्री राम के चरित्र पर लिखा गया ये खंड काव्य है। वाल्मीकि ऋषि ने जब रामायण लिखा तो रामायण में राम के चरित्र को उन्होंने उजागर किया, राम के व्यक्तित्व को उन्होंने साकारा। उन्होंने राम के व्यक्तित्व से हमें एक आदर्श पिता कैसे होता है, आदर्श पुत्र कैसे होता है, आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श भाई कैसे होता है, इन सभी बातों का एक अच्छा उदाहरण हमें भगवान श्री राम के चरित्र से होता है। आप जानते होंगे कि रामायण में एक घटना घटित हुई थी कि जिसमें भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास चले गए थे। उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे, उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ वन में 14 सालों तक रहे। और इस वन में दंडकारण्य में जब उन्होंने वास्तव्य किया तो उस वास्तव्य के दौरान उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई। वह पर्णकुटी एक 5 वटों के वृक्षों के तले उन्होंने वह पर्णकुटी बनाई और वहीं पर एक शिला पर वे ध्यानस्थ होते थे, वहाँ वे समाधिस्थ होते थे और वे तपश्चर्या करते थे। और तपश्चर्या करके वे अपनी साधना को बढ़ाते थे। तो ऐसी अवस्था में मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात यह जो कविता लिखी है, तो पंचवटी से ली गई यह कविता एक नैसर्गिक पूरी परिवेश को समझाते हुए लिखी गई एक उत्कृष्ट ऐसी कविता है जिसमें प्राकृतिक वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। प्रकृति का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। 9वीं हिंदी में आपको यह कविता रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक जो दृष्टिकोण अपना है, निसर्ग के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है, वह हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक दृष्टिकोण हमारा कम पड़ रहा है। चराचर सृष्टि के बारे में अपना जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। जंगलों के बजाय अब देखिए कि बंगलों के जंगल और शहरों की संख्या बढ़ रही है, जंगलों की संख्या कम हो रही है, वृक्षों की संख्या कम हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हम निसर्ग की ओर, चराचर सृष्टि की ओर अपना जो दृष्टिकोण है वह बदलें और हम निसर्ग के सानिध्य में चले जाएं, निसर्ग में हम घूमें फिरें और हो सके तो इस नैसर्गिक सृष्टि को बढ़ावा दें। अपने हाथों से जितने अच्छे वृक्ष लगाए जाए वह हम करें। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्या करेंगे, आज की जो कविता है चांदनी रात, इस चांदनी रात का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी कविता हमारे सामने रखी है। यह एक
खंड काव्य है और खंड काव्य में हमें यह जो कविता हम देखने वाले हैं इसका कुछ हिस्सा, कुछ चरण यहाँ दिए गए हैं, वह चरण हम देखेंगे। तो देखिए, पहला चरण है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो देखिए, यहाँ चांदनी रात का वर्णन किया गया है। रात जो है वह चांदनी रात है, पूरे परिवेश में चांद की रोशनी फैली हुई है, चांदनी आकाश में, अंबर में, अवनी में स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा वर्णन इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं। वे कहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र जो है वो पूरी तरह खिल गया है और वह उसकी जो किरणें हैं वो पूरी किरणें क्या हो रही हैं, पृथ्वी पर या धरती पर क्या हो रही हैं, बिखर रही है और उसके साथ खेल रही है जलथल में। उसकी जो किरणें हैं वे क्या कर रही हैं, जल और थल, जल का अर्थ है पानी और थल का अर्थ है पृथ्वी या धरती। जब पृथ्वी पर, धरती पर और पानी पर क्या हो रही है, जो चंद्र की किरणें हैं वे क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। तो देखिए कि कितना अच्छा वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, कितना अच्छा परिवेश, कितना अच्छा देखिए कि दृश्य हमारे सामने मैथिली शरण गुप्त जी ने तैयार किया है। अब देखिए कि आगे मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और यह जो आकाश में चांदनी है वो इतनी अच्छी चांदनी बिछी हुई है, पूरे अवनी और अंबर में, पूरे आकाश में स्वच्छ चांदनी क्या हो रही है, बिखर गई है। तो देखिए कि रात के समय हम बहुत बार देखते हैं अंबर पे, आकाश में, कि स्वच्छ चांदनी हमें दिखाई देती है और इस स्वच्छ चांदनी को देखते हुए हमें कितना आनंद होता है, कितना उल्लास हमें होता है, कितना हर्ष हमें स्वच्छ चांदनी देखने के बाद होता है। और ऐसे अवस्था में देखें कि मान लो कि हम किसी जंगल में हैं और जंगल में चंद्र की किरणें क्या हो रही हैं, धरती पर आई हुई हैं, पानी में आई हुई हैं और वहाँ पर वे खेल रही हैं और साथ ही साथ स्वच्छ चांदनी भी पूरे अंबर में फैली हुई है। ऐसे अवस्था में देखें कि कितना आनंद, कितना उल्लास हमें होगा। अब देखिए आगे कवि कहते हैं, अवनी और अंबर तल में यह क्या कर रही है, चांदनी पूरी तरह बिछी हुई है। तो देखिए इस पहले चरण के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें नैसर्गिक परिवेश में चांदनी रात, इस कविता के समर्पक देखिए कि क्या किया गया है। पहला चरण लिखा हुआ है कि पूरी चांदनी रात का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए कि हम दूसरा चरण जो है वह देखेंगे, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तो देखिए पुलक का अर्थ क्या है, पुलक यानी हर्ष, आनंद, उत्साह, इस प्रकार इसका अर्थ है। पुलक प्रकट करती है धरती, तो धरती क्या कर रही है, आनंद व्यक्त कर रही है, खुशी प्रकट कर रही है। क्यों प्रकट कर रही है, क्योंकि चारों चंद्र की चंचल किरणें क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, अपना आनंद व्यक्त कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी भी पूरे परिवेश में भरी हुई है, इसीलिए क्या कर रही है, पृथ्वी भी, धरती भी जो है वह क्या कर रही है, अपना आनंद व्यक्त कर रही है। अब पृथ्वी अपना आनंद कैसे व्यक्त करेगी, तो देखिए इसके बारे में कवि ने लिखा है, हरित तृणों की नोकों से। हरित, हरित का अर्थ क्या है, हरा, और देखिए कि तृण, तृण का अर्थ क्या है, घास जो होती है उसे कहते हैं तृण, है ना। तो हरित तृणों की नोकों से, जो तृण होते हैं, जो देखिए कि घास होती है, उस घास पर देखिए कि क्या होते हैं, उसके जो नोक होते हैं, वे जो नोक हैं वे क्या करते हैं, हवा के आने जाने से क्या हो जाते हैं, डोलते हैं। तो उसी प्रकार धरती क्या करती है, हरित तृणों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी। अब देखिए कि क्या कहा गया है, मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी वृक्ष। अब वृक्ष जो है इस पूरी धरा पर, इस पृथ्वी पर, वे भी क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। और ऐसी चांदनी रात में और एक आह्लाददायक और एक देखिए कि खुशी की बात यह है कि वहां मंद पवन का झोंका भी आ रहा है। तो ऐसा पूरा देखिए कि वर्णन जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने दूसरे चरण में भी किया है। फिर से हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी दूसरे चरण में क्या कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तृणों की नोकों से। तो देखिए पृथ्वी क्या कर रही है, अपना आनंद व्यक्त कर रही है। हरित तृणों के नोकों से, हरे घास के माध्यम से क्या कर रही है, धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तुरु भी, वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, वे भी झूम रहे हैं। मंद पवन के झोंकों के साथ वे क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए आखिरी चरण हम देखने वाले हैं, यह आखिरी चरण नहीं है। हम आज के इस पाठ में मात्र 3 ही चरण देखेंगे और 3 चरणों के बाद हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले जो 3 चरण हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अब जो तीसरा चरण है वह हम देखेंगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि कितनी अच्छी रात है, कितनी अच्छी देखिए कि निशा है, और इस रात्र में, इस निशा में देखिए कि स्वच्छ चांदनी जो है वह क्या है, पूरे इस अंबर में और पूरे देखिए कि धरती पर क्या कर रही है, बिखरी हुई है। तो इतनी अच्छी चांदनी बिखरी हुई है, इस प्रकार की कल्पना मैथिली शरण गुप्त ने इस तीसरे चरण में की है। क्या है, क्या निस्तब्ध निशा। अब निस्तब्ध का अर्थ क्या है, न हिलते हुए, न हाल, देखिए कि हिलते हुए। जो निशा है वो क्या है, निस्तब्ध है, चुपचाप वह एक जगह बैठी हुई है, ऐसी प्रकार की कल्पना की गई है। निशा यानी रात्र, रात का अर्थ निशा होता है। तो है क्या निस्तब्ध निशा, यानी इतनी शांत रात वहां पर है, इस प्रकार की कल्पना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। अब देखिए कि ऐसी अवस्था में और एक बात वहां पर घटित हुई है, तो वह बात कौन सी है, तो वहां पर एक स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ क्या है, तो खुल के, है ना, न कोई बंधन उस पर है, इस प्रकार के बंधन से मुक्त एक सुमंद यानी अति देखिए कि धीरे से, मंद से आने वाली एक गंध है, एक सुगंध है, उस पूरे देखिए कि निशा में, पूरी रात में उस जगह पर क्या हुई है, फैली हुई है। निरानंद है कौन दिशा, और देखिए कि हर दिशाओं में क्या है, यह जो खुशी है, वह जो आनंद है क्या हुआ है, फैला हुआ है। इस प्रकार की देखिए कि क्या की है कल्पना मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से की है। फिर से हम देखिए कि तीसरा चरण जो है वह कौन सा, क्या कहते हैं तीसरे चरण में मैथिली शरण गुप्त जी, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कितनी अच्छी चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, कितनी अच्छी रात यह है, जिस रात में स्वच्छंद सुमंद गंध क्या हो रही है, चारों दिशाओं में क्या हुई है, फैली हुई है। ठीक है, तो देखिए कि हम इन 3 चरणों का अध्ययन इस पाठ के माध्यम से हमने किया है। अगले वीडियो के दरमियान हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो 3 चरण हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।